हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। जैसा कि अब तक हम मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर न सिर्फ राजनीति, न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, बल्कि कुछ और मैदानों में, ख़ास तौर पर एजुकेशन के मैदान में जो लोग काम कर रहे हैं उनसे भी आपको हम मिलवाते रहे हैं। आज मेरे साथ बहुत ही अहम, बहुत ही इम्पॉर्टेंट शख्सियत मेरे साथ हैं। आपका नाम है मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब। ये फाउंडर प्रेसिडेंट हैं सिरसी सादात पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, और उसके अलावा आप राजस्थान आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी जोधपुर में मैनेजमेंट बोर्ड में भी मेंबर रह चुके हैं, और उससे पहले भी एजुकेशन के मैदान में बहुत से इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहे हैं। ख़ास तौर पर राजस्थान में आपने ज़्यादा काम किया है। बात शुरू करने से पहले मैं एक दो बातें ज़रूर अपने व्यूअर्स से बताना चाहूँगा। माइनॉरिटीज़ में, ख़ास तौर पे मुस्लिम्स में, आज़ादी के बाद में 1947 के बाद में नॉर्थ इंडिया में एक बहुत बड़ा, एक तरह से अकाल जिसे कहते हैं, ऐसा हुआ। चूँकि बहुत से जो एलीट क्लास के लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, अक्सर उनमें से लोग पाकिस्तान चले गए। साउथ इंडिया में, बम्बई से और साउथ की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ मुस्लिम्स एजुकेशन में बहुत अच्छे हैं, कारोबार में बहुत अच्छे हैं, बहुत मजबूत हैं। लेकिन अब पिछले कुछ बरसों से नॉर्थ इंडिया में भी मुस्लिम्स में और दूसरी माइनॉरिटीज़ में भी एजुकेशन पर काफ़ी बेहतर काम होना शुरू हो गया है। और लेकिन अभी बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। अभी भी आप गांव देहात में, इवन शहरों में भी अगर आप जाएं तो छोटे बच्चों को आप काम करते हुए देखेंगे। वो सिर्फ इसलिए है कि उनके पेरेंट्स को बच्चों की एजुकेशन की अहमियत मालूम नहीं है, या उनके हालात अच्छे नहीं हैं, या किसी भी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन हर बच्चा बहुत कीमती होता है। हर बच्चे पर मेहनत, काम पूरे समाज को करने की ज़रूरत है, और वो देश के निर्माण में, जो नेशनल एक मुल्क की जो तामीर है, उसमें हर बच्चा बहुत अहम काम कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम एक बच्चा ही थे जिन्होंने बचपन में किन हालात से उन्होंने अपना वक्त गुजारा, और उसके बाद इतने बड़े आदमी बने कि पूरे मुल्क को न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं उसके लिए और मिसाइल मैन कहलाने लगे, और आज पूरे मुल्क के, बल्कि पूरी दुनिया के एक तरह से वो आइडियल बन गए। तो वो एक बच्चे को ठीक से तालीम और तरबियत का इंतज़ाम किया तो वो वहाँ तक पहुँचे। हम सभी अपने आसपास देखें तो बच्चों की तालीम और तरबियत अगर हम लोग कर सकें, अच्छी कर सकें, तो मैं समझता हूँ उसी से न सिर्फ मुल्क बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पर। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि नॉर्थ इंडिया में ही आपका ये सिरसी सादात डिस्ट्रिक्ट संभल में आता है, यूपी में। मेरा भी ताल्लुक़ ज़िला मेरठ से है, और यूपी और बिहार और इस तरफ जो तालीम का नॉर्थ इंडिया में हाल ख़राब हुआ काफ़ी हद तक, और ख़ास तौर पर माइनॉरिटीज़ में, आपने जो ये हिम्मत की वो कैसे की, और इन तजर्बात के साथ आप और लोगों को भी इस मैदान में काम करने के लिए क्या मशवरा देते हैं? मोहतरमा में ये कोई मुश्किल काम नहीं था, इरादे में सहकाम था जी। क्योंकि मेरी इब्तदाई तालीम, मैं 1967 से मैं तालीम हासिल करने के लिए मनसबिया अरबी कॉलेज में गया, फिर नाज़मिया में चला गया, और अब आकर के 2015 में मैं अपने घर वापस हुआ हूँ। यानी इतना लंबा सफ़र मेरा ज़िंदगी का सिर्फ पढ़ना और पढ़ाने। यानी आपने रिटायरमेंट के बाद ये काम शुरू किया है? काम तो मैंने 2005 में शुरू कर दिया जी, और वहीं रह करके, जयपुर से रहकर। जी जी। मुझे मालूम था कि मेरे यहाँ 15 किलोमीटर से पहले कहीं पर भी तालीम के लिए कोई ज़रिया नहीं था। और मैं ये भी देख रहा था कि खेत खलियान और जो बेचारे मजदूर टाइप का तबका था, गरीब तबका था, उनमें बच्चों में टैलेंट्स तो देखता था, सलाहियतें थीं, लेकिन उन सलाहियतों को कामयाब बनाने के लिए कोई ऐसा ज़रिया नहीं था कि वो। अच्छा, बच्चियों में खुसूसियत के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि
वहाँ चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो, मुझे हिंदू और मुसलमान से ताल्लुक़ नहीं, मुझे अपनी कौम से ताल्लुक़ है, मेरा कौम हिंदुस्तानी है। तो मैं कौम के बच्चियों को जब मैं देखता कि वो चाहती तो है पढ़ना लेकिन वो जा नहीं सकती थी, इस वजह से कि वो दूर था। अब खेत और खलियान और मजदूर और किसान अफराद जो होते हैं वो इस बात को पसंद नहीं करते कि उनकी बच्ची कहीं उनसे दूर हो, हाँ, और ख़तरात में मुब्तला नहीं करना चाहते थे। तो ये मेरे जहन में रहा कि ये अगर यही रहा तो ये इलाका जो तालीम में 2% भी नहीं, सच्चर कमेटी की मेंबर रहा था राजस्थान में, तो उसके रिकॉर्ड के मुताबिक मेरा इलाका जो था वो 2% एजुकेशन भी वहाँ नहीं थी। तो उसने मुझे बेचैन कर दिया कि मैं दुनिया भर में तो काम करता फिर रहा हूँ, कॉलेजेस वगैरह में काम किया, यूनिवर्सिटी में काम किया, अपने यहाँ जो मेरी नर्सरी है वो बैक पर चली जा रही है। और जो मेरी ये थी कि मेरे यहाँ भी IAS IPS और एलाइड सर्विसेज वगैरह में हो, MBBS हो, प्रोफेसर्स बने, इंजीनियर बने, लेकिन वो बच्चे चूँकि बेसिकली उनकी एजुकेशन जो होती थी वहाँ पर जो स्कूल खुले हुए थे उनके मयार तालीम इस काबिल नहीं था कि उन बच्चों की सलाहियतों को वो निखार सकें, जिसका नतीजा ये हुआ कि एक बहुत बड़ा तबका जो यानी इस तालीमी इदारे कायम होने से पहले, सिरसी सादात PG कॉलेज के कायम होने से पहले बहुत से बच्चे बच्चियां जो थे वो तालीम से महरूम रही। कोशिश मेरी यही रही कि वतन में आने के बाद जो स्कूल चल रहे हैं, मदरसा चल रहा है, उनमें मैं यही कहता था कि देखिएगा नर्सरी में अगर पौधा कमज़ोर है तो आप उससे ये तवक्को नहीं रख सकते कि वो फलदार हो जाए। अगर आपको बेसिकली इनके फंडामेंटल क्लियर करा दीजिएगा, फिर इन्हीं में से देखिएगा आप क्या क्या जौहर निकलेंगे। कोई इंजीनियर होगा, कोई जुडिशन में जुडिशरी जाएगा, कोई वकालत करेगा, कोई नेतागिरी भी करेगा तो सलीके की करेगा, जी। एक मयारी होगी, हीरो बन करके रहेगा। उस बस इसी जज्बे की वजह से, चूँकि मैं जब 9th क्लास में था, संभल पढ़ रहा था, तो मुझे मेरे सामने ऐसा भी हुआ कभी कभी कि क्लास के बाद में उस जमाने में रक्षा चला करते थे, रक्षा नहीं मिला तो मैं पैदल ही चलाया, 10 किलोमीटर पैदल आना, ये सोवते तकलीफें मुझे एहसास होते थे। और दूसरे घर का माहौल भी मेरा ऐसा था कि वो तालीम के अलावा कहीं दूसरी बात हुआ नहीं करती थी। तो चूँकि मेरे औलाद नहीं थी, अब इससे अच्छा अल्टरनेट मेरे पास कोई नहीं था कि अगर मैं ज़मीन को यूँ छोड़ देता तो उस पर हंगामा होता, कत्लेआम होता, क्या क्या बात होती। और दूसरा तो यानी आपने अपनी जाती ज़मीन में कॉलेज, वो एक तरह से कॉलेज के लिए वक्फ कर दिया आपने। अगर दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था कि भाई बीच बाज करके मैं जयपुर चला जाता, हाँ। एक कोठी में बना करके उसमें मर जाता, वही गुमनामी में मर जाता। तीसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि मैं अपने क्षेत्र में एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एजुकेशन का इंटर तक तो क्लास वो हो गए थे कुछ, तो हायर एजुकेशन के लिए मैंने ये कॉलेज का इंतखाब किया और सोसाइटी बना। अच्छा, आपने कहा कि नर्सरी कमज़ोर हो तो फिर उसे मजबूत नहीं कर सकते, उससे फल की उम्मीद नहीं कर सकते, तो आपने कॉलेज से शुरू किया। स्कूल के बारे में आपने क्यों नहीं सोचा? क्या आपके इलाके में स्कूल अच्छे हैं? नहीं, मेरे यहाँ 12 इंटर कॉलेज है। अच्छा, 12 इंटर कॉलेज में जाकर के मैं तबलीग करता हूँ बाकायदा। अच्छा, इस बात की जी कि भाई आप ट्यूटर अच्छे रखिएगा, हाँ, आप अच्छे फैकल्टी जब तक अच्छी नहीं होगी जी, अच्छा तालीम ही दे देना काफ़ी नहीं है जी, तालीम के साथ साथ उसको संस्कार देने ज़रूरी है। बेशक बेशक, जब तक जो आजकल बहुत कम हो रहा है। नहीं है, हाँ, वो हाय डैड हाय वही होगा। हाँ, बच्चा बड़ों का, बुजुर्गों का एहतराम नहीं करते। तो जहाँ पर भी वो मुझे बुलाते हैं अपने कॉन्फ्रेंस वगैरह में या किसी फंक्शन में, तो मैं एक ही बात को कहता हूँ कि देखो इनसे तो आप काले अक्षर पढ़ा करके इनको तालीम याफ्ता बना देना, हुरूफ पढ़ा देना काफ़ी नहीं है। इनके लिए ज़रूरी है कि इनको संस्कार दो, जी, इनको महज़्ज़ब करो, इन्हें कल्चर करो। और हर एक से ये कहता हूँ कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो असल में कल्चर मीडिया होता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, कल्चर मीडिया है, उसको महज़्ज़ब बनाओ, तहजीब दो, देश के लिए मोहब्बत दो। हर एक मैं तो ये देखता हूँ मेरे हिंदुस्तान के किसी बच्चे से बच्चे। तो आपके कॉलेज से अब तक कितने ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट निकल चुके हैं? क्या आप अंदाजा फरमा लीजिएगा? हर साल 150, 200 बच्चे, 300 बच्चे निकलते, ग्रेजुएट होकर के निकलते हैं। तो अब ये बताइए कि ऐसी सूरत में बहुत सी ऐसी बस्तियां अब भी हैं यूपी में, मैं जानता हूं, और
जहाँ कहीं वहाँ अगर कोई काम करने भी जाता है तो लोग उसमें नेगेटिव हुए रहते हैं, उनके मिजाज में ऐसा होता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, हमने किया था नहीं हो पाया। वो जो एक सोच है जो हर काम करने से पहले लोगों को के पैर खींचती है और रोकती है, उससे कैसे निकले? इंसान असल में किसी भी समाज को जब तक उसको पॉजिटिव हीरो के जो पैगामात हैं उनके ज़रिए से आप उनको फीड ना करेंगे, फीडिंग नहीं देंगे, तो उस वक्त तक वो आगे तरक्की नहीं कर सकते। निगेटिव अप्रोच में तो किसी हद में जो आमतौर से हो रहा है, जी, जी। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं हिंदू और मुसलमान की बात हाँ, नहीं उसकी जरूरत नहीं, जो बात मजबूरी है जो बात कहने हाँ। कि मैं आमतौर से ये देखता हूँ कि अल्पसंख्यक समुदाय में एक बीमारी, ये मर्ज है एहसास कम तरीका। हम पढ़ के क्या करेंगे, कौन से हम वहाँ पर जाकर के IAS ऑफिसर बन जाएंगे, हमें उसमें काट दिया जाएगा। कि आप खुद ही देख लीजिएगा हिंदुस्तान में हर साल ये मुसलमान अगर इस बात से तालीम हासिल करें, सबक हासिल करें, तजर्बा हासिल करें, कितने IAS IPS बनते हैं। जी। अब तो नंबर बढ़ रहा है, बहुत नंबर बढ़ रहा है। हाँ। अब शर्त यही है कि आप अच्छा, ये वो कायल लोग होते हैं, हाँ। वो कायल लोग होते हैं जिन्हें कुछ नहीं करना होता। जी। वो इस तरीके की बीमारियां पैदा कर देते हैं। जी। और जिनमें जुर्रत होगी, हिम्मत होगी, तालीम हासिल करेगा, भाई आपकी लियाकत जो है, सलाहियत जो है, पहले तो लियाकत होनी चाहिए, फिर सलाहियत होनी चाहिए। सलाहियत है तो कम्पिटिटिव दौर है। जी बिल्कुल। भाई अगर आप में लियाकत और सलाहियत है तो आप भी आएंगे। हाँ, ऐसे बहुत से तजर्बे हुए हैं जो जिन कम्युनिटीज़ को ये समझ लिया जाता है कि ये लोग कहीं आगे नहीं बढ़ सकते और एक लंबे वक्त से उनके यहाँ तालीम की कमी रही है। तजर्बे ये कहते हैं कि अगर बच्चों को सही तालीम और तरबियत दी जाए, वो किसी भी कमज़ोर से कमज़ोर तबके से हो, वहाँ से भी हीरे निकल सकते हैं। आपको भी ऐसे कुछ तजर्बात हुए होंगे? जो मेरे तो आप देखिएगा माशाल्लाह हर जात बिरादरी का बच्चा मेरे यहाँ UMS कर रहा था। जी। एक खींची बिरादरी का तालिब इल्म है। आज मैं खुश हूँ इस बात से कि वो सेक्रेटरीट में बैठा है। अच्छा, डॉक्टर साहब बना हुआ, फिजिशियन बना हुआ, मौलवी बना हुआ। और मुझे तजर्बा जब मैं वहाँ सेक्रेटरीट में किसी काम से गया हुआ था, लखनऊ नहीं, राजस्थान जयपुर। जी। तो एक मेरे शागिर्द ने कहा सर वो यहाँ पर है, आप उसे फ़ोन कीजिएगा। मैंने उसे फ़ोन किया बच्चे को। तो उसने बाहर कहा कि मेरे सर खड़े हुए हैं, अरे उनको पास दीजिए जल्दी से। और बाबा यकीन मानिएगा मैं इतना खुश हुआ कि ऊपर वाले ने मुझे कितनी बड़ी नेमत दी है, मेरे औलाद ऐसी कामयाब है। तो असल चीज़ क्या वहाँ जात बिरादरी, रंग रूप, भाषा ये काम नहीं आती है। नहीं, ये आपका जज्बा वाकई बहुत ही काबिल तारीफ़ है कि आप जिस बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसे अपनी औलाद की तरह से कह रहे हैं। ये मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई रिटर्न नहीं मिल सकता। आप इसमें थोड़ा सा और बताइए कि इस किस्म के कैसे तजर्बात। और अब मैं अपने वतन यही की बता रहा हूँ। मैंने चारपाई मंगा ली और आम के दरख्त के नीचे बैठा रहता। जब मैं देखता हूँ कि कोई बच्ची कमज़ोर हालत होती है, गुर्बत, तो उसका आंखें नम हो जाती हैं और ये सोचती है मेरे पास पैसा नहीं, मैं क्या करूँ। तो मैं खुद ही बुला देता हूँ। मैंने बुला कहता हूँ बेटा ये बताओ हम तुम्हारे क्या लगते हैं। पहले क्लास में जाकर के फर्स्ट डे में ये कहता हूँ मैं उनसे कि मुझे नहीं मालूम तुम्हारी क्या जात बिरादरी, रंग रूप, भाषा, तुम्हारा मजहब, दीन मेरे को ताल्लुक नहीं। वो कॉलेज के बाहर समझना। यहाँ तुम मेरी बेटी हो, वाह, मेरे बेटे हो, मेरा औलाद नहीं है। मैं बहुत बड़ी बात, मैं सैयद हूँ लेकिन मेरी टोपी को उछाल मत देना। जी। जिल्लत का काम मत करना, सही। बेइज्जती का काम मत करना। गुर्बत जो है वो तुम्हारी गुर्बत नहीं है, वो मेरी गुर्बत है। सही। जब तक मैं जिंदा हूँ उस वक्त तक तो तुम्हें पढ़ाई नहीं रुकेगी। हाँ, लेकिन तुम पढ़ के दो। सही। उसका नतीजा निकल रहा है, मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बहुत ही मैं समझता हूँ एक आइडियल सिचुएशन है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाए वो अपने यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को बिल्कुल अपनी औलाद की तरह से ट्रीट करे। और मैं समझता हूँ ये देश में
एकता के लिए जिस तरह से आप काम कर रहे हैं आज के इस माहौल में, जहां हम देखते हैं कि रोज़ाना क्या मुल्क के हालात बदलते जा रहे हैं, और बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हर इंसान के माथे पर यह पढ़ने की कोशिश की जाती है कि कौन किस मज़हब का है, लेकिन उसके पीछे इंसान है ये कोई समझने की कोशिश नहीं करता। जाफरी साहब ने जो बात बताई है वो मैं समझता हूँ, मैं भी बहुत ही इम्प्रेस हुआ इस बात से, और मैं अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा इस वक्त। लेकिन आप जैसे अगर कुछ लोग इस मुल्क में मजबूती से खड़े हो जाएं तो इस मुल्क को कोई कमज़ोर नहीं कर सकता, तोड़ नहीं सकता। आप अपने इस पैगाम को और आगे कुछ बताइए, मैं अब आपसे कोई सवाल नहीं करना चाहता। अभी पिछले दिनों की बात है कि मेरे यहाँ कॉलेज के गेट के ऊपर जिला मुरादाबाद के वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। मतलब कहीं गुजर हुआ उन्होंने कॉलेज देखा, कॉलेज आने के बाद और झंडा उनका लगा हुआ था। ये संभल डिस्ट्रिक्ट बनने से पहले की बात। तो कहने लगे भाई जाफरी साहब, अच्छा मेरे वालिद का जाटों में ऐसे ही था बिल्कुल समाज, आना जाना खाना पीना। तो हुआ है कि ये तो मेंबर साहब वाला खेत है। मैंने कहा जी मेंबर साहब की है प्रॉपर्टी, मैंने कहाँ खरीद कर, मैंने कब कहा कि मैंने खरीदी है? भाई उनकी प्रॉपर्टी है। भाई वो हमारे बेटे ने PhD की है। मैंने कहा PhD की है तो कहना क्या चाहते हैं आप कि लेक्चरर हो जाए तो अच्छा। मैंने कहा इसमें क्या अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा, हो गया जाइए जब हम हैं मौजूद। इंटरव्यू होगा यूनिवर्सिटी में, उसको बाद में हम करा लेंगे आपको करा लेंगे। वो दूसरे दिन बच्चा आया। तो मैंने चौधरी से ये बात कही कि चौधरी प्रिंसिपल भी बैठा था, वो मुसलमान शाहिद डॉक्टर साहिब। मैंने डॉक्टर साहिब साहब ये चौधरी है और आप ये दोनों बैठे हो, दोनों से बात आप ये भाई जाकर आप दरियाफ्त कर लीजिएगा। मैंने कहा देखो अगर तुम्हारे जहन में यहाँ पर कोई जात बिरादरी रंग रूप भाषा जहन में भी आ गया तो कॉलेज में मत आना करो। सही। इस वजह से कि सैयद का कॉलेज है जिसके जहाँ पर धर्म मजहब जात बिरादरी नहीं होती, इंसानियत होती है, आदमियत होती है। बिल्कुल बिल्कुल वही बुनियाद है, वही बुनियाद। बेशक बेशक। तो उसका नतीजा ये हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि कुर्बो जवार में मेरा ये पैगाम जब पहुंचा तो वो तो ये कहते हैं मेरी बेटी है। अगर किसी ने देख लिया तो वो मेरे गिरबान पर हाथ डालेगा। सही। और मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि मैं अपने गिरबान किसी के सुपुर्द कर दूँ। ये मेरी बेटी है, हुदूद तक नहीं उसके घर तक। अगर इसके बाप वालिदैन भी सताएंगे तो मैं वहाँ भी जाकर लड़ लूँगा। बहुत बड़ी बात है। बहुत दूसरी चीज़ ये कि 3000 रुपये वो लेता हूँ सिर्फ कॉलेज में फीस, ट्यूशन फीस। उस ट्यूशन फीस में अगर मुझे ज़रा भी एहसास हो गया बच्ची गरीब हालत में, तो उससे कहता हूँ बेटी एप्लीकेशन लिख लो, और एप्लीकेशन लिखने के बाद उसी वक्त ही उसकी माफ़ भी कर देता है। तो उसका नतीजा ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा हैं मेरे यहाँ। वाह वाह। वो पैगाम पहुँच गया कि भाई जी। मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब, मैंने बहुत से सवालात सोचे थे, लेकिन आप जिस तरह से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं और ऐसे हालात में जब बड़े अलग अलग तरीक़े से लोगों को देखा जाने लगा है, आपकी ये खिदमत सुन कर के मैं समझता हूँ हमारे दर्शक भी इस बात को महसूस करेंगे कि असल जो नेशनलिज़म है, जो राष्ट्र प्रेम है, वो ये है कि इस मुल्क को मजबूत बनाने की कोशिश की जाए। हर इंसान अपने धर्म मज़हब से ऊपर उठ करके इस देश को मजबूत करने के लिए कोशिश करे, जिस तरह से मोहम्मद हुसैन जाफरी साहब कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ ऐसे हीरे हमारे समाज में बहुत से हैं, उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। मेरी ये कोशिश है कि मैं इस चैनल के ज़रिए एजुकेशन के मामले में भी, वो चाहे किसी भी धर्म मज़हब से कोई भी काम कर रहा है, समाज की सेवा कर रहा है, मैं उसके बारे में भी आप तक बात पहुंचाऊं। और मैं समझता हूं कि जाफरी साहब ने जो बात कही है वो हमारे सभी के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, लेसन है, और हमें सभी को देश को इसी तरह से मजबूत करते रहने
की कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी आइंदा वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं कि पत्रकारिता ऐसी हो जो समाज को फ़ायदा पहुंचा सके और समाज के लिए, मुल्क के लिए एक खिदमत हम कर सकें। हम दुनिया की खबरें तो आप तक पहुंचाते ही हैं, लेकिन हमारे समाज में भी क्या अच्छा हो रहा है और क्या और अच्छा हो सकता है वो भी आप तक हमारी पहुंचाने की कोशिश है, और ये कोशिश आगे भी रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।